हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में बिजनेस फिनांस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं थ्रू एमसीक्यूज। ये है पार्ट 3। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपके सामने दो स्टेटमेंट दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो स्टेटमेंट मैं आप सबके लिए पढ़ दे रहा हूँ। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, अकॉर्डिंग टू जेम्स ई वॉल्टर्स, इन केस ऑफ मैच्योर्ड फर्म द फर्म शुड रिटेन ऑल द प्रॉफिट्स एंड नो डिविडेंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि जेम्स ई वॉल्टर का ये मानना है कि अगर कोई फर्म मैच्योर हो चुकी है तो उसे प्रॉफिट का पूरा हिस्सा जो है वो रिटेन कर देना चाहिए और कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज गुड फॉर द फर्म एंड इट इज एन इंडिकेशन ऑफ ग्रोथ। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि जो फर्म प्रॉफिट कमाती है उसको डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना हमेशा ही एक अच्छा आइडिया है, अच्छा तरीका है, फर्म के लिए अच्छा होता है। और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना ये एक इंडिकेशन है, ये एक साइन है ग्रोथ का। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। जब तक आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करा देता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पूछा है डिविडेंड थ्योरीज से, और वॉल्टर मॉडल क्या है? ये एक डिविडेंड की थ्योरी है, डिविडेंड थ्योरी। अब डिविडेंड की थ्योरीज जब भी आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि डिविडेंड्स के थ्योरीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है रेलेवेंट थ्योरी और दूसरा है इररेलेवेंट थ्योरी। इररेलेवेंट थ्योरी में आपने एमएम मॉडल पढ़ा होगा और रेलेवेंट थ्योरी में आपने वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, लिंटर मॉडल, ट्रेडिशनल मॉडल पढ़ा होगा। तो वॉल्टर मॉडल क्या है? ये एक डिविडेंड की थ्योरी है और ये थ्योरी क्या है? ये एक रेलेवेंट थ्योरी है। छोटी छोटी चीजें हैं बट ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। यानी वॉल्टर्स की डिविडेंड थ्योरी है और ये एक रेलेवेंट थ्योरी है। अब रेलेवेंट थ्योरी का क्या मतलब है कि डिविडेंड अफेक्ट्स द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। साथ के साथ मैं यहाँ पे आप सबके लिए लिखता भी जा रहा हूँ, डिविडेंड अफेक्ट्स द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। तो वॉल्टर मॉडल क्या है? एक रेलेवेंट थ्योरी है जो ये कहती है कि डिविडेंड अफेक्ट्स द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो ये चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए वॉल्टर मॉडल का, जो कि है P इज इक्वल टू डी प्लस आर अपॉन के ई, ब्रैकेट में E माइनस डी पूरे के अपॉन करेंगे के ई, वेयर P इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। और ये जो फॉर्मूला है वो मैच द कॉलम में भी पूछ लिया जाता है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्टन मॉडल का नोट कर लीजिएगा। वेयर पी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, डी इज इक्वल टू डिविडेंड, यहाँ पे डी आपका डिविडेंड है, आर इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न जिसे हम बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और के ई है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और ई है आपका अर्निंग्स या प्रॉफिट्स। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको जानना जरूरी है जो कि है डिसीजन रूल। डिसीजन रूल, डिसीजन रूल जानने से पहले आपको दो चीजें जाननी होंगी। पहला है ग्रोथ फॉर्म और दूसरा है मैच्योर फॉर्म।
अब ग्रोथ फर्म क्या है और मैच्योर फर्म क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, ग्रोथ फर्म का क्या मतलब है कि फ्यूचर में किसी फर्म की अगर ग्रोथ की स्कोप है, यानी ऐसा फर्म जिसका ग्रोथ होना निश्चित है, फ्यूचर में उसका स्कोप है कि वो ग्रो करेगा, तो उसे हम ग्रोथ फर्म कहते हैं। तो सपोज कर लो कि आपकी कोई फर्म है जो कि फ्यूचर में उसका स्कोप है कि वो उसकी ग्रोथ होगी, तो क्या करेंगे आप? प्रॉफिट का कितना हिस्सा आप बांटेंगे, कितना हिस्सा आप रिटेन करोगे? आप कहोगे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए स्कोप है, तो मैं क्या करूँगा, 100% रिटेन कर लूँगा। तो ग्रोथ फर्म के केस में हम क्या करते हैं, 100% रिटेन कर लेते हैं। मैच्योर फर्म का क्या मतलब है कि फ्यूचर में ग्रोथ होने का कोई भी स्कोप नहीं है, यानी फ्यूचर में कोई भी इन्वेस्टमेंट की कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी। तो अगर फ्यूचर में कोई भी स्कोप ही नहीं है ग्रोथ का, तो आप क्या करोगे रिटेन करके? तो ऐसे सिचुएशन में हम 100% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा था अकॉर्डिंग टू जेम्स ई वॉल्टर इन केस ऑफ मैच्योर्ड फर्म। मैच्योर फर्म का क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं है। तो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई फर्म मैच्योर है, यानी उसका फ्यूचर में ग्रोथ होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, तो ऐसे में आपको 100% डिविडेंड दे देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, द फर्म शुड रिटेन ऑल द प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो भी फर्म है वो रिटेन नहीं करती सारे प्रॉफिट को, बल्कि सारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो स्टेटमेंट 1 तो आपका गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं एक बार। डिविडेंड डिसीजन इज ऑलवेज गुड फॉर द फर्म एंड इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ ग्रोथ। ये स्टेटमेंट देखिए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पहला जो उसका पार्ट है, जो ये लिखा है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज गुड फॉर द फर्म, ये सही नहीं। क्यों नहीं सही है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो भी ग्रोथ फर्म है, इनका क्या मतलब है कि फ्यूचर में ग्रोथ होने के चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट की। तो ऐसे में हमें डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते हैं कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑलवेज गुड फॉर द फर्म। ऐसा फर्म, सपोज कर लेते हैं कि कोई फर्म है एबीसी लिमिटेड और वो ग्रोथ फर्म है, तो क्या आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि ऐसे कंडीशन में ये जो डिसीजन है ये फर्म के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरा पार्ट लिखा है इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ ग्रोथ। हमेशा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाली फर्म का ये कोई इंडिकेशन या साइन नहीं हो सकता कि वो फर्म ग्रोथ कर रही है। कभी-कभी जो फर्म होती हैं वो फर्म की वैल्यू बढ़ाने के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, फेक प्रॉफिट दिखाती हैं। तो ये कहना भी सही नहीं है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो वो एक साइन है या इंडिकेशन है ग्रोथ का। तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आपको डिविडेंड थ्योरीज जो हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़रूर आएंगी। डिविडेंड थ्योरीज दो तरीके की हैं, रेलेवेंट थ्योरी और इररेलेवेंट थ्योरी। इररेलेवेंट थ्योरी का एग्जांपल है एमएम मॉडल, और रेलेवेंट का है वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, लिंटर मॉडल और ट्रेडिशनल अप्रोच। ये डिविडेंड्स की कुछ थ्योरी हैं जिन्हें आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज एसोसिएटेड विथ ग्राहम एंड डॉड मॉडल? आपको कुछ थ्योरीज दे रखी हैं, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, कैपिटल बजटिंग थ्योरी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड थ्योरी। आपको बताना है इनमें से कौन सी थ्योरी जो है वो एसोसिएटेड है ग्राहम एंड डॉड मॉडल से। अब आइए एक बार फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस के बारे में पढ़ लेते हैं। एक फाइनेंस मैनेजर को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, जिनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। मैं आप सबके लिए एक हायरार्की बना दे रहा हूँ। फर्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूँ, डिसीजन आप समझ जाइएगा। दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहले एक फाइनेंस मैनेजर ये देखता है कि उसे इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे सामने 4 प्रोजेक्ट है, ए बी सी डी।
ये 4 प्रोजेक्ट हैं। अब इनमें से कौन से प्रोजेक्ट जो है वो हमारे फर्म के लिए अच्छा है, ये इससे रिलेटेड डिसीजन हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लेते हैं। और इसके लिए हमने क्या पढ़ा है? इसके लिए हमने पढ़ा है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में हम क्या करते हैं? जो भी हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिन प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उनको हम इवैल्यूएट करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपके सामने 4 प्रोजेक्ट्स हैं, ए, बी, सी और डी। कैपिटल बजटिंग हमें ये बताता है कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, इवैल्यूएट करके हमको सॉल्यूशन देता है। तो कैपिटल बजटिंग कुछ टेक्निक्स भी होंगी जो आपको पढ़ना ज़रूरी है, जैसे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। और नेक्स्ट है पे बैक पीरियड। नेक्स्ट है एनपीवी, जिसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे आईआरआर बोलते हैं। और नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एक दो और भी हैं जो आप पढ़ सकते हैं। कैपिटल बजटिंग पे मैंने और भी वीडियो बना रखा है, तो आप चाहो तो प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन 3 तरीके के हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। इसके लिए हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंसिंग की। फाइनेंसिंग का क्या मतलब है कि कहाँ से पैसे आएंगे, हम कहाँ से पैसे ले रहे हैं और कितना पोर्शन डेट में लेंगे, कितना पोर्शन हम इक्विटी में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। अब ये 10 लाख रुपए मैं कहाँ से लूँगा? क्या मैं डेट लूँगा, क्या मैं इक्विटी लूँगा, या कितना पोर्शन डेट का लूँगा, कितना पोर्शन इक्विटी का लूँगा? ये सब सारे डिसीजन जो है वो फाइनेंसिंग में आते हैं। तो इसमें भी आपने पढ़ा हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। कैपिटल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि कितना पोर्शन हम डेट यूज़ करेंगे और कितना पोर्शन हम इक्विटी यूज़ करेंगे। ये मैंने आपको बताया है। इसके लिए भी कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हैं, जैसे एनआई अप्रोच, जिसको बोलते हैं नेट इनकम अप्रोच। नेक्स्ट है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एनओआई अप्रोच, या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच। नेक्स्ट है एमएम अप्रोच। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा आपने पढ़ा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है? जो भी कैपिटल हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी एक कॉस्ट होती है। चाहे वो इक्विटी यूज़ करो, चाहे डेट यूज़ करो। डेट यूज़ करोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इक्विटी यूज़ करोगे तो आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो इसमें भी हमने पढ़ा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ा है, और पढ़ा है WACC, जिसको हम KO भी कहते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ तक चीज़ें आपको अभी तक क्लियर होंगी। अब बात करते हैं डिविडेंड की। तो डिविडेंड क्या होता है? हमने इन्वेस्टमेंट भी देख लिया। सपोज कर लीजिए हमने ये सेलेक्ट कर लिया कि हमने बी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया कैपिटल बजटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके, और हमने ये भी डिसाइड कर लिया है कितना पोर्शन हम डेट लेंगे, कितना पोर्शन हम इक्विटी लेंगे। अब यहाँ पर डिविडेंड में क्या होता है कि हमने प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। प्रॉफिट जनरेट कर लिया तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 डिसीजन होगा। या तो इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, या फिर इसको हम रिटेन कर लेंगे। रिटेन क्यों करेंगे? क्योंकि अगर ग्रोथ फॉर्म है तो फ्यूचर में हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए हम रिटेन कर लेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं कि कुछ थ्योरीज भी पढ़ते हैं डिविडेंड से रिलेटेड, आपने भी पढ़ी होगी। तो डिविडेंड की जो थ्योरीज है उनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है रेलेवेंट थ्योरी और दूसरा है इररेलेवेंट थ्योरी। तो मैंने अभी आपको बताया कि डिविडेंड थ्योरीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रेलेवेंट थ्योरी और इररेलेवेंट थ्योरी। इररेलेवेंट में हमने क्या बताया था आपको, MM थ्योरी या MM मॉडल भी कहते हैं। और रेलेवेंट में मैंने आपको बताया कि वॉल्टर मॉडल होता है, वॉल्टर मॉडल, और गॉर्डन मॉडल आपने सुना होगा।
इसके बाद लिंटर मॉडल है, इसके बाद ट्रेडिशनल मॉडल है, ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं थ्योरीज के, डिविडेंड थ्योरीज के। अब इसी में से एक थ्योरी है ट्रेडिशनल थ्योरी, जिसको मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, ट्रेडिशनल अप्रोच। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस की थ्योरी है ट्रेडिशनल अप्रोच। इस थ्योरी को दिया है ग्राहम एंड डॉड ने, इसीलिए इस थ्योरी को हम ग्राहम एंड डॉड मॉडल के नाम से जानते हैं। तो ग्राहम एंड डॉड मॉडल जो है वो ये कहता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो ज़्यादा वेटेज देता है डिविडेंड में, ज़्यादा वेटेज देता है डिविडेंड को, यानी कि एक फर्म को ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए रेदर देन रिटेनिंग अर्निंग्स, यानी जो भी प्रॉफिट्स हो रहा है उसको रिटेन नहीं करना चाहिए बल्कि ज़्यादातर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। ये ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है, जिसे ग्राहम एंड डॉड ने दिया है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे साइड में मैं लिख दे रहा हूँ P इज इक्वल टू स्मॉल m D प्लस E अपॉन 3। यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, M जो है वो एक मल्टीप्लायर है, और D का क्या मतलब है, ये है डिविडेंड पर शेयर, और E का क्या मतलब है, अर्निंग पर शेयर। अब मेरे स्क्रीन पे कुछ जगह नहीं बची है, इसलिए मैं और डिटेल आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो ग्राहम एंड डॉड मॉडल है वो एक डिविडेंड की थ्योरी है, जो कि एक ट्रेडिशनल थ्योरी है, जो ये कहता है कि फर्म को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए डिविडेंड पे देन रिटेन अर्निंग। फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, P इज इक्वल टू M ब्रैकेट में D प्लस E अपॉन 3। अब वापस एक क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज एसोसिएटेड विद ग्राहम एंड डॉड मॉडल, तो वो है डिविडेंड थ्योरी। डिविडेंड थ्योरी जो है वो ग्राहम एंड डॉड मॉडल से एसोसिएटेड है या रिलेटेड है। तो उम्मीद है आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो सेकंड का करेक्ट आंसर है डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने फिर से दो स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। दोनों स्टेटमेंट को पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। देखो, सिर्फ ये मत देखो कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने सुन लिया, इससे काम नहीं चलने वाला। अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े तो आप एक कॉपी निकाल लो, आप अपने हिसाब से आंसर दो। अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दे पा रहे हो तो आप अपने कॉपी में लिखोगे, ठीक है सर ने क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन थर्ड, तो इसका A B C D कुछ भी जो भी आपको लगता है आंसर आप दो। क्योंकि जैसे जैसे आप आंसर देने लगोगे ना, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता रहेगा। ये मत सोचो कि आप गलत आंसर दोगे या सही आंसर दोगे, आपको एग्ज़ाम में तो अटेम्प्ट करना ही है, ऐसा तो है नहीं कि आप छोड़ के आओगे। तो आपको आज से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आगे चल के आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई रहे और आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दो स्टेटमेंट दे रखा है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। दोनों स्टेटमेंट मैं आप सबके लिए पढ़ दे रहा हूँ। स्टेटमेंट 1 कह रहा है सिस्टमैटिक रिस्क इज द फ्लक्चुएशन इन द रिटर्न ऑन सिक्योरिटीज दैट ऑकर्स ड्यू टू माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। स्टेटमेंट 2 कह रहा है सिस्टमैटिक रिस्क इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज इंटरेस्ट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क एंड मार्केट रिस्क। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। Statement 2 is correct, but statement 1 is incorrect. Both statements are correct. Both statements are incorrect. जब तक आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सबसे पहले ये जानते हैं कि सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है। जैसे हमने हमेशा सुना है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो अपने साथ रिस्क लेके आता है। तो यहाँ पे एक टर्म आपके सामने आ गया है, इन्वेस्टमेंट। तो आपने हमेशा से ये सुना होगा कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके साथ रिस्क होता ही होता है। हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है वो कम हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है वो ज़्यादा हो, बट रिस्क तो होगा ही। तो यही जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है इसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क।
तो सबसे पहले जानते हैं कि सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है। सिस्टमैटिक जो वर्ड है उसमें आपको एक शब्द मिल जाता है सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क है जो सिस्टम जनरेटेड रिस्क है। यानी आपको क्या मिल गया, सिस्टम जनरेटेड रिस्क। सिस्टम का क्या मतलब है कि जिस इन्वायरमेंट में आप ऑपरेट कर रहे हो, जिस इन्वायरमेंट में आप ऑपरेट कर रहे हो वो आपका सिस्टम बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इंडियन इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहे हैं, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये सिस्टम जनरेटेड रिस्क हो जाएगा। कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ सिस्टमैटिक रिस्क के। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिस्क। आप सभी जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज होता रहता है, वो आरबीआई के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है, तो ये सिस्टम जनरेटेड रिस्क हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन रेट, जिसे हम इन्फ्लेशन रिस्क कहते हैं। और लास्ट है मार्केट रिस्क। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं सिस्टमैटिक रिस्क के। अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, इसे हम कैन नॉट बी अवॉइड, इसे हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। इसीलिए सिस्टमैटिक रिस्क को हम बोलते हैं नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क। ठीक है। और सिस्टमैटिक रिस्क की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि एक बार में ये इंटायर मार्केट पे हावी होता है। यानी ये जो रिस्क है वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में नहीं होता, बल्कि इंटायर मार्केट पे ये सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो होता है। तो ये आपने सिस्टमैटिक रिस्क समझ लिया। सिस्टमैटिक रिस्क को हम मेजर करते हैं बीटा से, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क की। अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है वो एक एक्सेस रिस्क होता है, जो कि आप खुद अपने डिसीजन से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो। मतलब आपने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया है जिसके वजह से ये जो रिस्क है वो आ गया है। फॉर एग्जांपल आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, आप नेट की तैयारी कर रहे हो, तो ये डिसीजन कहीं बाहर से आपके ऊपर इम्पोज नहीं किया गया है, बल्कि आपने खुद से ये नेट जेआरएफ की तैयारी करने का डिसीजन लिया है। तो ये एक अनसिस्टमैटिक रिस्क का एग्जाम्पल है। कभी भी इसको रियल एग्जाम्पल मत समझ लीजिएगा, ये ओवर सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है वो एक तरीके का एक्सेस रिस्क है, जो आप अपने डिसीजन से अपने पोर्टफोलियो में खुद से ऐड करते हो, किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू ये ऐड नहीं होता है और इसे आप अवॉइड कर सकते हो, कैन बी अवॉइड। ध्यान रखना कि जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है इसे आप अवॉइड कर सकते हो थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे ध्यान रखना कि अवॉइड कैसे करोगे आप, डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है, सपोज कर लो कि आपके पास टोटल 10 लाख रुपए हैं। अगर किसी एक बैंक में रखोगे तो रिस्क है, या किसी एक जगह इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क है। तो इस रिस्क को आप कम कैसे कर सकते हो, आपकी कि आप 5 अलग-अलग जगह या 10 अलग-अलग जगह पे इस पैसे को इन्वेस्ट करो। इस तरीके से आप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू अपने रिस्क को कम कर सकते हो। जो कि अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम अवॉइड कर सकते हैं थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, इसीलिए इसको हम डाइवर्सिफिएबल रिस्क भी कहते हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम डाइवर्सिफिएबल रिस्क के नाम से भी जानते हैं। और भी कुछ नाम हैं जैसे स्पेसिफिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम स्पेसिफिक रिस्क के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक कंपनी, ये जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो किसी स्पेसिफिक कंपनी से रिलेटेड है और इंडस्ट्री। यहाँ पे ध्यान रखना कि सिस्टमैटिक जो है वो एंटायर मार्केट से रिलेटेड होता है, लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, स्पेसिफिक कंपनी या इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। जैसे जेआरएफ लेने का डिसीजन आपका था, हो सकता है कोई ये डिसीजन न ले तो उससे रिलेटेड नहीं होगा।
जो बंदा लेगा, जो कंपनी लेगी डिसीजन, उसी से रिलेटेड होगा, यानी स्पेसिफिक कंपनी या इंडस्ट्री से रिलेटेड ये रिस्क होता है। तो उम्मीद है आपको ये सिंपल एक्सप्लेनेशन सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क का समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं वापस से क्वेश्चन की तरफ। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा था सिस्टमैटिक रिस्क इज द फ्लक्चुएशन इन द रिटर्न ऑन सिक्योरिटीज दैट ऑकर्स ड्यू टू माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये देखो यहाँ पे गलत है। जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से होता है, न कि माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स की वजह से। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज इंटरेस्ट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क एंड मार्केट रिस्क। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चंस को पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं न कहीं हिंट छिपा हुआ है, जहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक लिखा था, तो अगर जिस स्टूडेंट ने भी ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, उसने इस क्वेश्चन को सही कर रखा होगा। तो आपको की टर्म्स ढूँढने हैं कि कहाँ पे हिंट छिपा हुआ है और वहीं से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है और सेकंड जो है वो सही है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल। अज्यूम अ कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 60% डेट and 40% equity. The cost of debt and cost of equity are assumed to be 10% and 15% respectively. What is the WACC, WACC? ऑप्शन देख लेते हैं। 14%, 14.5%, 12% या 10%। अब सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कंपनी है जिसकी कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? डेट एंड इक्विटी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना कि किसी को 10 लाख की ज़रूरत है। सपोज़ कर लें मुझे अपने फर्म को स्टार्ट करने के लिए 10 लाख की ज़रूरत है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में मैं कितना पोर्शन उधार लूँगा यानी डेट लूँगा और कितना परसेंट मैं खुद का पैसा उसमें इन्वेस्ट करूँगा, जो कि यहाँ पे इक्विटी के केस में शेयर होल्डर्स हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से है कि डेट है 60% और इक्विटी है 40%, यानी ज़्यादा वो डेट ले रहा है और इक्विटी जो है उसके पास कम है। कॉस्ट ऑफ डेट यहाँ पे दे रखा है 10%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा है 15%। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि WACC आपको कैलकुलेट करना है। WACC का क्या मतलब है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या इसको हम बोलते हैं KO, इसको हम बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे WACC का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दे रहा हूँ WACC, ब्रैकेट में रहेगा वेटेज ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेटेज ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। तो यहाँ पे वेटेज ऑफ इक्विटी देख लेते हैं। वेटेज क्या है इक्विटी का? 40%, 40 इंटू 15। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे देख लीजिए 15% है, प्लस वेटेज ऑफ डेट का वेटेज कितना है? 60% इंटू 10, यहाँ पे 10% देख लीजिए दिया गया है। कॉस्ट ऑफ डेट, कोई भी टैक्सेशन नहीं है तो इजी है हमारे लिए, कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 600, 15 चौका 60 प्लस 600, परसेंटेज है तो हटा देंगे तो क्या होगा? 6 + 6, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12। परसेंटेज लगाना है तो परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा 12%। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि WACC का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ब्रैकेट में होगा वेटेज ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्लस दूसरे ब्रैकेट में होगा वेटेज ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट, ब्रैकेट क्लोज, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को
नहीं कर सकते, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली डिफाइन द टर्म स्टॉक स्प्लिट। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दे रखा है और आपको कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो स्टॉक स्प्लिट्स को करेक्टली डिफाइन करता है। सारे स्टेटमेंट मैं आप सबके लिए पढ़ दे रहा हूँ। स्टेटमेंट 1 कह रहा है व्हेन अ कंपनी डिक्लेयर्स अ स्टॉक स्प्लिट द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ दैट कंपनी इंक्रीजेज बट द मार्केट कैप रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट ऑप्शन है व्हेन अ कंपनी डिक्लेयर्स अ स्टॉक स्प्लिट द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ दैट कंपनी डिक्रीजेज बट द मार्केट कैप रिमेन्स सेम। Next है when a company declares a stock split, the number of shares of that company increases, but the market cap will also changed. Next है when a company declares a stock split, the number of shares of that company remains same, but the market cap will change. तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने पिज़्ज़ा खाया होगा। ये मान लेते हैं पिज़्ज़ा का टुकड़ा है, 4 भागों में हमने इसको बांट दिया है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 4। और ये जो बाहर सर्कल आप देख रहे हो ये है मार्केट कैप। कैप का मतलब क्या है? कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब है कि इन्वेस्टमेंट। आप इसे इन्वेस्टमेंट समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर इसे हम स्प्लिट कर दें, ये देखिए 4 भागों में पहले से ही बटा हुआ है। अगर हमने इसको और स्प्लिट कर दिया, जैसे यहाँ पे कर दिया, तो 4 तो पहले थे, 4 और हो गए, तो यहाँ पे कितना हो गया 8। यानी कि 4 शेयर्स थे, अब मैंने इसको और 4 मैंने और ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और ये बाहर क्या है? ये मार्केट कैप है। तो आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, यहाँ पे इंक्रीज हो गया, 4 से 8 हो गया। मार्केट कैप मतलब कैपिटलाइजेशन है, ये अभी भी रिमेन सेम। मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है, जो कैपिटल है आपकी, जो इन्वेस्टमेंट है, वो सेम है। तो स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, जब एक कंपनी स्टॉक स्प्लिट को डिक्लेयर करती है तो नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, लेकिन मार्केट कैप जो है यानी कैपिटलाइजेशन जो है वो सेम होता है। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। व्हेन अ कंपनी डिक्लेयर्स स्टॉक स्प्लिट द नंबर ऑफ शेयर इंक्रीजेज। यहाँ पे आप देखो पहले 4 था, अब कितना हो गया 8 शेयर्स हो गया। शेयर्स का क्या मतलब? हिस्सा। बट द मार्केट कैप रिमेन सेम। पहले भी इतना ही था, अभी भी इतना ही है। यानी कि एक ही रोटी में हमने कई सारे लोगों को बाँट दिया। रोटी उतनी है, जो आपका पिज़्ज़ा का जो एक सिंगल पिज़्ज़ा है वो पिज़्ज़ा सेम है, बट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ जा रहे हैं। तो इसे हम स्टॉक स्प्लिट्स कहते हैं। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है @studycommerceofficial। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था बिजनेस फिनेंस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिसको समझाने का मैंने प्रयास किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।